टॉप अचीवर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ये एसएससी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चंस होगा, जिसको कि मैंने प्रीवियस कुछ क्लासेस में फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैबुलरी से रिलेटेड, इडियम्स फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ क्लासेस में कर चुका हूँ। उसी का कंटिन्यूएशन है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 136 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका टाइम आ रहा है कि आपके कॉमन एरर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। बहुत ज़बरदस्त ढंग से 15 से 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है। यदि आप इसको डील नहीं कर पाए तो सिलेक्शन ना के बराबर है, बिकॉज इंग्लिश में परफॉर्मेंस नहीं रहने की वजह से आपका सिलेक्शन ना के बराबर होगा। तो आप बहुत अच्छे ढंग से इस पर ध्यान देंगे और मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से क्वेश्चंस को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन हम हमेशा से आप लोगों को एक आइडिया दिया हूँ कि कॉमन एरर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस इसको ढूंढना सिर्फ सीखना है, उसके बाद आप देखते चले जाएंगे कितने आसानी से क्वेश्चंस बन सकता है। अब यदि आप देखें, कहता है कि मेनी फर्म्स फेल बिकॉज दे when they begin exporting they have not researched the target markets or have not planned enough। अब आप देखिए SVO कौन कौन सा है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपका many firms आपका सब्जेक्ट हो गया, फेल आपका वर्ब हो गया, बिकॉज वो कंजंक्शन का काम कर रहा है यानी, फिर when they begin exporting, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट they have not research। आपको सबसे पहले SVO को many firms fail, एक हो गया सब्जेक्ट वर्ब, फिर because when they begin exporting दूसरा SVO हो गया, they have researched the target markets, ये भी सब्जेक्ट वर्ब हो गया, और have not planned enough, ये भी यहाँ पे भी वर्ब है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे वर्ब है, और उसके बाद है ना। तो इतने SVO हैं 1 2 3 4। सबसे पहले आपको इसको ठीक करना है। यदि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो हम आगे कुछ छोटा जो प्रीपोजिशन हुआ या इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे क्या वो सही ढंग से यूज हुआ। तो मेनी फर्म्स फेल, क्या ये सही है गलत? क्योंकि मेनी फर्म्स आप यदि मेरा ग्रामर के क्लासेस देख रहे होंगे, उसको भी आप लोग देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसको भी आप देखेंगे। तो किस तरीके से हम लोग पकड़ते हैं कि किसमें V1 V2 V3 वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो मेनी फर्म्स जो है वो प्लूरल है, तो उसमें V1 ही लगेगा, तो फेल इज अ V1। ओके, अभी तत्काल रहने देती, मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक है। बिकॉज व्हेन, ये तो ठीक है, कंजंक्शन इस तरीके का एडवर्ब की बात करता है। दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, फिर दे के अब प्लूरल है, फिर बिगिन, क्या ये V1 है? हाँ, बिगिन ये V1 है, चलेगा। एक्सपोर्टिंग, फिर दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स, फिर दे हैव नॉट रिसर्च, यदि सब्जेक्ट वर्ब है, क्या ये सही है गलत है, आपको इसको ढूंढना पड़ेगा। तो यदि हम कहते हैं दे हैव नॉट रिसर्च, तो दे हैव नॉट रिसर्च्ड होगा या रिसर्च होगा? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव जब भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सिंपल सा यहाँ रिसर्च्ड आंसर आपका हो जाएगा, यानी ये पार्ट 2 आपका आंसर, ये आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कि सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें जरा सा भी कुछ नहीं है। सबसे पहले उसको ठीक करेंगे, क्योंकि दे सब्जेक्ट होता है, मेनी फर्म्स यहाँ सब्जेक्ट है, तो उसको देखना है। और अब आप देखें कि टारगेट मार्केट्स दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट, और ये जो और है ये किसके लिए है? और हैव नॉट प्लान्ड है, तो हैव नॉट ये परफेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये दे ही सब्जेक्ट है। तो आप देखें इसमें प्लान्ड यूज हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको रिसर्च में नहीं हुआ है, क्योंकि ये कंबाइन किया हुआ है और से। जैसे दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और दे हैव नॉट प्लान्ड इनफ, तो इस वर्ब और इस वर्ब के लिए कॉमन सब्जेक्ट दे है। आप कितनी आसानी से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में यदि हम लोग देखें, फिर वही बात, हमको SVO चाहिए।
The moment I see the questions of common error related, I will definitely go for subject verb object. इसको satisfy करेंगे, thereafter I will think something else. तो अब वो किस तरीके से करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा. अब फिर इसमें क्या है, पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स विल मेजरेबल एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल व्हाइल अनदर पार्ट इन्वॉल्व्स चेंजेस. द पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स, द अ मैन लर्न्स आपका आ सकता है सब्जेक्ट वर्ब में, ठीक है, लेकिन ये विल भी तो वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट चाहिए. तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ये एक्चुअल में ये व्हाट इसका सब्जेक्ट है, व्हाट विल मेजरेबल, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. और अब मैन ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब हो गया एज ए स्पेसिफिक नॉलेज स्किल व्हाइल अनदर ये जो पार्ट है इन्वॉल्व्स, ये वर्ब हो गया. अब फिर ये हो गया. इसका मतलब इसमें ये जो ये पार्ट है इसमें दो एसवीओ है. यही कैंडिडेट नहीं समझ पाता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन, व्हाट क्या होता है, व्हाट आप रिलेटिव प्रोनाउन जब का क्लास मेरा होगा उसको जरूर देंगे. व्हाट का मतलब होता है दैट विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन का खेल है. तो खैर एनीवे, तो अभी उसके बारे में नहीं देखते हैं. लेकिन व्हाट क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसका विल वर्ब है, फिर उसके बाद है. और मैन जो है आपका वो सब्जेक्ट है, और फिर उसका वर्ब कौन है, लर्न्स है. और फिर अनदर पार्ट्स इन्वॉल्व्स ये है. तो अनदर पार्ट आप सिंगुलर के रूप में इन्वॉल्व्स, ये ठीक लग रहा है. अ मैन लर्न्स ये भी ठीक है, क्योंकि अ मैन जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है अ मैन के साथ, वो भी सही है. हाँ, पार्ट ऑफ व्हाट विल मेजरेबल. अब आप बताएं विल का क्या स्ट्रक्चर होता है. यदि हम सब्जेक्ट लें फिर विल लें तो आप क्या हो सकता है, आइदर V1 यूज हो सकता है या बी वाला भी यूज करते, सब्जेक्ट प्लस विल बी, आप प्लस इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है. इस तरीके से विल के बाद आइदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या विल बी के बाद कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. क्या ऐसा है? अब आप देखिए उसमें व्हाट विल मेजरेबल, यदि विल लगा है तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, वो तो है नहीं मेजरेबल, मेजरेबल एडजेक्टिव है. यदि वो एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट या कुछ भी है तो उसमें बी होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि इसमें व्हाट अ मैन लर्न्स विल बी मेजरेबल, यहां बी होना चाहिए आंसर, बी के पहले बाद में. तो ये आप देखिए फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आपको एरर मिला. ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सबके, और ये हर साल इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है. तो अब आप थोड़ा सा जो आइडिया हम देते चले जा रहे हैं उसको आप देखते चले जाएंगे, जबरदस्त आपको इसमें फायदा होगा. लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी, अदरवाइज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तब आप कुछ नहीं कर सकते. तो मेरे ग्रामर क्लास को भी आप सीखते चले जाएंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा, और जो भी अवेलेबल होगा. और या किसी भी इंग्लिश, किसी भी एग्जाम्स के इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्लास को यू मस्ट लुक फॉर दैट. यदि आप नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी. फिर 139 में देखते हैं. फिर हमको एसबीओ चाहिए. आई लव सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है. इसी से हर चीज निकला हुआ है. दिस इज द गंगोत्री ऑफ इंग्लिश. तो क्यों हम इसको नहीं देखेंगे. तो एनीवे, फिर यहां पे देखते हैं ही एक्सप्लेन दैट, यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया. द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म दैट ह्यूमंस रिलाई ऑन फॉर ए स्पेसिफिक वुड हैव काउंटर एनी स्पेसिफिक कल्चर और सोशल चेंजेस. अब इसमें देखना है सब्जेक्ट वर्ब कौन है, तो ही एक्सप्लेन, ये हो गया. द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म दैट ह्यूमंस रिलाई ऑन फॉर सिक्योरिटी, ये वुड भी वर्ब है. इस वर्ब का कौन है सब्जेक्ट, यही नहीं स्टूडेंट पकड़ पाते हैं. अब आप देखेंगे ही एक्सप्लेन तो ठीक है, ही के बाद जस्ट आ गया V2 लग गया, दैट कंजंक्शन का काम कर दिया, ठीक है. द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म दैट ह्यूमंस रिलाई ऑन भी एक सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ठीक है. फॉर द सिक्योरिटी वुड ऑलवेज, ये वुड का सब्जेक्ट कौन है, एक्चुअल में वुड का सब्जेक्ट यहां पे है पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म, ये जो है ये सब्जेक्ट है. फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज. ये ही के बाद एक्सप्लेन
ही के बाद एक्सप्लेन होगा कि नहीं, यस ही एक्सप्लेन होता है, दैट उसका आप फिर हो गया। फिर पिलर्स प्लुरल है, उसके बाद वुड लगेगा कि नहीं, हाँ वुड लगेगा, आप देख रहे होंगे उसमें किस तरीके बना हुआ। ह्यूमंस है, ह्यूमंस के बाद सब्जेक्ट में V1 लगना चाहिए, V5 नहीं, ह्यूमन रहता तो रियलाइज हो जाता, ह्यूमंस है तो रिलाय है। यदि आप इस पार्ट को देखेंगे तो ये भी मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक है। और पिलर्स ऑफ ट्रेवलिज्म में वुड वुड किसी भी चाहे सिंगुलर हो प्लुरल हो सब में लेते हैं। तो मेरा ये तीनों जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ये करेक्ट हो गया। अब हमको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमको अब देखना पड़ेगा। ही एक्सप्लेन दैट, यहाँ ठीक है, द पिलर्स ऑफ ट्रेवलिज्म, यहाँ ये पार्ट भी लगता है ठीक है। दैट जो कि ह्यूमंस रिलाई ऑन फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज काउंटर, यहाँ तक वुड ऑलवेज काउंटर, काउंटर इज अ V1, वुड के बाद आपका V1 लगता है, ये भी ठीक है आपका। एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज, क्योंकि एक पार्ट एक ही पार्ट है इस टाइप का ऑब्जेक्ट के रूप में, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे है उसको हम लोग देखें क्या सही है गलत। तो अब आप देख लीजिए क्या है कि यहां पे एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज की बात कर रहा है। तो सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज, ये जो और है, हम पहले भी क्वेश्चंस को डील किए हैं, ये और या एंड यदि जोड़ा रहता है तो ये दोनों आना चाहिए सेम कैटेगरी में। यहां पे कल्चर नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा कल्चरल, कल्चरल एंड सोशल, क्योंकि सोशल यदि एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए। यदि ये एडजेक्टिव इसको भी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये सोशल चेंज की बात कर रहा है, तो कल्चरल चेंज होगा कि कल्चर चेंज होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेंज कॉमन है, नाउन है ये, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, तो इसीलिए इसमें एडजेक्टिव का बात आता है। तो सिग्निफिकेंट कल्चरल और सोशल चेंज की बात करेगा। तो इस तरीके से हम लोग आप क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो अब आप देखें कि एसवीओ ठीक हो गया, तो कहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट पार्ट में, कहीं एडजेक्टिव में एरर होगा, कहीं एडवर्ब में एरर होगा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है। यदि एसवीओ आपका ठीक है तो एडजेक्टिव एडवर्ब पे जरूर, एंड प्रीपोजिशन, इतना सा आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका कॉमन एरर का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि क्या क्या चीज करना है नहीं करना है। तो देयर इज अ बैरियर, क्या ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ठीक है? क्या देयर इज का स्ट्रक्चर जो हो, इसमें क्या होता है, ये इज कैसे लगता है, या देयर आर भी होता है, तो वो यहाँ पे जो रहता है यही एक स्ट्रक्चर जिसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार एक तरीके से आप समझिए कि वर्ब लगता है। तो यहाँ पे बैरियर की बात कर दिया है, अ बैरियर की बात किया है, तो अ बैरियर मतलब एक बैरियर की बात है, तो एक बैरियर के लिए इज लगेगा। तो देयर इज ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेरा सही है, ठीक है। अमंग द ये एंड इट वुड बी, क्या ये होता है कि नहीं, इट के बाद वुड लगा सकते हैं, बी लेजी, मेरा ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब ठीक है। यदि सब्जेक्ट वर्ब ठीक है तो फिर रेस्ट पार्ट हमको देखना है। अब रेस्ट पार्ट कैसे देखेंगे, देयर इज अ बैरियर, ये यहाँ पार्ट तो ठीक था। अब हमको देखना है अमंग द एग हेड एंड द हो पोलियो। तो हो पोलियो में यदि हम देखते हैं, अब क्या है, अब एमंग के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एमंग क्या है ना, ग्रामेटिकल टर्म है। कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि जो ग्रामेटिकल टर्म है, एमंग हो, बिटवीन हो, या आप नीदर हो, ईदर हो, इस तरीके का टर्म जो होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, ये सब टाइप का ग्रामेटिकल टर्म है। तो अब आप कॉमन सेंस लगाएं कि एमंग कहां लगता है। एमंग लगता है जब मोर देन टू थिंग्स की, मोर देन टू आइटम्स की बात हो। तो यहां पे एमंग लगाया है किसके बारे में, द एग हेड एंड द हो पोलियो। हो पोलो में यदि हम लोग ये देते हैं, हाँ एग हेड देते हैं, ये दो चीज की बात कर रहा है, दो आइटम की बात कर रहा है। तो यदि ये दो आइटम की बात कर रहा है तो इसका मतलब है यहां पे बिटवीन लगना चाहिए। अब आप देखें एसवीओ यदि आपका ठीक रहा तो अदर पार्ट रेस्ट बन जाता है। रेस्ट में भैया कभी प्रीपोजिशन का एरर होगा, कभी एडजेक्टिव का, कभी एडवर्ब का, बस इतना सब देख लेना होगा। क्योंकि इट वुड बी लेजी होता है, इट वुड बी लेजी, ये सही है। लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट, टू के बाद इग्नोर V1 लगता ही है, इट हो गया इसका। तो अब आप देखेंगे फिर यहां पे प्रीपोजिशन में एरर हो गया। यदि मेरा एसवीओ ठीक रहा तो
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रेडिट when used responsibly can achieve a great number of positive things in our lives such as financing and paying of our dream tuition fees। अब कॉमन सेंस लगाएं, credit when used responsibly can achieve a great number of positive things in our lives such as financing and paying of our ड्रीम ट्यूशन फी। एसबीओ देखिए, फिर हमको क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली कैन, एक्चुअली में फिर आ गया आपका कैन एक वर्ब, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है क्रेडिट कैन अचीव अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। यहां तक एक सेंटेंस है। अब व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज्ड का मतलब वही क्रेडिट, क्रेडिट इज यूज्ड, तो इसीलिए ये भी यूज्ड जो है क्रेडिट के लिए यूज हुआ है, तो ये सही है। एक्चुअल में ये व्हेन क्रेडिट व्हेन इट इज यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अंडरस्टूड हो जाता है, तो इट्स कैन के बाद V1 लगता है, ये सही है मेरा सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट। सच एज फाइनेंसिंग, ये तो आपका अदर पार्ट हो गया, इसमें सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। तो मतलब है कि मेरा क्रेडिट कैन और उसके बाद V1 लगता है, ये मेरा सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट सही है। तो इसका मतलब है कि अब रेस्ट पार्ट को हम लोग को देखना पड़ेगा। अब रेस्ट पार्ट कहां से, तो व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, यूज्ड के ये वर्ब है और वर्ब का बाद एडवर्ब लगता है, ये सही है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबली एडवर्ब है, तो ये भी मेरा सही पार्ट है। कैन अचीव अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ्स, हाँ पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ ये होता है, ठीक है। सच एज फाइनेंसिंग एंड पेइंग ऑफ आवर ड्रीम ट्यूशन। हम बता है कि यदि मेरा एसवीओ ठीक हो तो हमको एडजेक्टिव थोड़ा सा देख लेना है, एडवर्ब थोड़ा सा देख लेना है और प्रीपोजिशन हमको देख लेना है। क्या इसमें सब सही है? यदि हम देखें कि हाँ रिस्पॉन्सिबली ये एडवर्ब मेरा सही था, अचीव अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ ये भी था, सच एज फाइनेंसिंग एंड पेइंग ये वर्ब है, ठीक है। ऑफ आवर ड्रीम, अब आप कॉमन सेंस लगाएं, पेइंग ऑफ होता है क्या? पेइंग के बाद डायरेक्ट आप दे सकते हैं या पेइंग ऑफ आप सुनेंगे, OFF, पेइंग ऑफ, इसलिए हम बार बार बताएं। देखिए कॉमन एरर में आपका प्रीपोजिशन में एरर हो जाता है। पेइंग ऑफ का मतलब कोई चीज का भुगतान कर देना, ये सब। तो इस तरीके से ट्यूशन फी को हम लोग क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। ये पेइंग पे OFF होता है, ना कि पे OF होता है। He has paid my due, ये में भी कह सकते हैं, लेकिन he has paid off my due, इसका मतलब भुगतान कर दिया है उसने, लेकिन वो एफ नहीं होता है। फिर आप देखें मेरा जब सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट सही था तो हम क्या देखें, प्रीपोजिशन में एरर है। आप टोटल क्वेश्चंस देख रहे होंगे कि यदि मेरा प्रीवियस एसवीओ ठीक हो जाता है, चाहे एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रीपोजिशन में एरर होता है। अब आप देखें इससे आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व होता चले जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इस नंबर में यदि हम लोग देखें, फिर वही बात कि हमको देखना पड़ेगा कि ये 142 में फिर सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट एज विद पीपल, ये तो एक पार्ट हो गया। सम मंकीज आर लेजी, सम मंकीज आर, क्या सही है कि नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट ठीक है कि नहीं, यस है। लाइक दोज हु स्लीप, लाइक दोज हु स्लीप, यहाँ पे सब्जेक्ट इन अ डे जू, एंड समवेयर, सम के बाद वेयर प्लुरल, ये लगा समवेयर इंडस्ट्रियस। तो इस तरीके से भी हम लोग देख लिए। तो मेरा सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट ठीक आ रहा है, सम मंकीज के साथ आर प्लुरल है, आर लगता है। लाइक दोज प्लुरल है, उसका रिलेटिव प्रोनाउन हु है, तो हु स्लीप V1 है, हु के बाद V1 ठीक है, और सम के बाद वर्ब भी ठीक है। तो अब आपका मतलब ये तो हो गया आपका कि सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट ठीक है। अब देखने हैं क्या कि ये पूरी तरीके से सही होगा या नहीं होगा, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो अब इसमें है कि मेरा सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट ठीक है। अब लेकिन एक ध्यान रखना है आप लोगों को, सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट तो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इसमें टेंस एग्रीमेंट भी होना चाहिए। टेंस की क्या बात है कि यदि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो प्रेजेंट में ही हर सेंटेंस होनी चाहिए। यदि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर वाली सेंटेंस होनी चाहिए, यदि पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट वाली बात। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जब एसवीओ मेरा ठीक हो गया है,
तो उसके बाद उसका टेंस एग्रीमेंट भी एक बार देख लेना पड़ेगा। इसमें 3 सेंटेंस है, सम मंकीज आर लेजी, सम मंकीज आर लेजी, फिर लाइक दोज हु स्लीप ऑल द डे, ये भी समवेयर। यहाँ पे देखते हैं ये भी प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि सब्जेक्ट सम मंकीज के बाद आर प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, हु स्लीप प्रेजेंट टेंस है, लेकिन सम वर इंडस्ट्रियस, मतलब यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, आर। क्यों होगा इस तरीके से? क्योंकि इसमें ये पूरा स्टेटमेंट है कि कहता है कि जिस तरीके एज विद पीपल, जैसे हम लोग लोगों के साथ होता है कि सम मंकीज आर लेजी, कुछ मंकी होते हैं लेजी होते हैं, लाइक दोज हु स्लीप ऑल द डे इन द जू, वो उस तरीके का जो कि दिन भर जू में सोया रहता है। एंड सम जो है वो इंडस्ट्रियस होता है, जो बहुत मेहनत करता है, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती। तो ये पूरा स्टेटमेंट है, कुछ मेहनती होते हैं कि हुए थे, ये सेंस नहीं। यदि आप इसका हिंदी मीनिंग भी लगा लेंगे तो आपका यहाँ पे एरर नहीं लगेगा। तो एसवीओ एक पार्ट और थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे, जब भी हम लोग एसवीओ की बात करते हो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये वो बात कब की हो रहा है। मेरा एसवीओ तो ठीक है, क्योंकि यदि हम प्रेजेंट की बात करें, आप पास्ट का स्ट्रक्चर लगा दे तो उसका एसवीओ ठीक हो, तो इस तरीके से ठीक नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें एसवीओ का स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए। सम की बात वेयर लगता है, लेकिन एक्चुअल में वेयर वो कब लगाएंगे, जब हम पास्ट की बात करेंगे। लेकिन ये पूरा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी कि स्टेटमेंट है कि जिस तरीके आदमी के साथ होता है कि कुछ आदमी लेजी होते हैं, कुछ तरीके, उसी तरीके से क्या कहता है कि मंकी के कंपैरिजन कर दिया है, तो आदमी को मंकी के साथ कर दिया है। तो रियली पीपल आर लाइक मंकी एनीवे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रू द स्वैम्प्स एंड पास थ्रू जंगल्स इन ऑर्डर टू रीच विलेजेस। अब है क्या कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें। फिर एसवीओ कुछ नहीं करना है, हमको सब्जेक्ट भरा ऑब्जेक्ट दिखना है। अब इसमें कह रहा है कि the postman traveled by the cycle often wading through swamps or passed through jungles in order to reach the villages। फिर सब्जेक्ट भरा ऑब्जेक्ट, the postman traveled, ये हो सकता है बाय द साइकिल, एसवीओ सब्जेक्ट के बाद V2 लगा हुआ है, क्योंकि पोस्टमैन के बाद आपका क्या है, ट्रेवल्ड बाय द साइकिल। ऑफन वेडिंग थ्रू मतलब वही वेडिंग मतलब गोइंग थ्रू की बात होता है उसमें। स्वैम्स मतलब दलदल, पासिंग थ्रू द जंगल, जंगल के थ्रू, इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेस, नहीं विलेज तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, दलदल से जंगल से गुजरना पड़ता है। तो द पोस्टमैन ट्रैवल्ड, ये एसवीओ ठीक है। ऑफन वेडिंग थ्रू, उनको जाना पड़ता है किससे, स्वैम्प्स एंड पास थ्रू। अब आप बताएं, फिर वही बात, ये जो वेडिंग थ्रू और पास थ्रू है ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट तो पोस्टमैन ही है। तो यदि ये पोस्टमैन है तो दोनों का सब्जेक्ट वर्ब जो है सेम होना चाहिए। जैसे आई कैन एंड विल डू, तो इसका मतलब ये कैन और विल एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है। दोनों आप मॉडल वर्ब की बात कर सकते हैं, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से यदि हम लोग इसमें लेते हैं कि पास थ्रू और वेडिंग थ्रू, तो यदि वेडिंग थ्रू ये बिफोर को लेकर के चलता है तो यहाँ पर जेरेंडियल सेंस में इसमें आता है, तो पास थ्रू ये पास्ट टेंस का तो नहीं आएगा, ये भी बिफोर के सेंस में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑफन वेडिंग थ्रू स्वैम्प्स और पासिंग थ्रू जंगल्स। जैसे कमिंग एंड गोइंग एक साथ हो सकता है, यानी कमिंग एंड गो इस तरीके से नहीं हो सकता। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत क्वेश्चंस में पूछता है, आगे भी हम लोग देख चुके हैं एक क्वेश्चन में जिसमें कि वो उस तरीके का था। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो और है, और के साथ आपका दो वर्ब जुड़ा हुआ है। तो ये यदि वेडिंग थ्रू है तो इसको भी पासिंग थ्रू लिखना पड़ेगा, जंगल्स। और ये क्या होता है कि ये किसी पास्ट की बात की घटना बता रहा है। तो द पोस्टमैन ट्रैवल बाय द स्केल, ऑफन वेडिंग थ्रू इसलिए देते हैं कि जब इसका सब्जेक्ट डायरेक्ट आपके पास नहीं रहता हो, क्योंकि ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो उसको जेरेंडियल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ये सब ग्रामर की बात है,
लेकिन कॉमन सेंस लगाना है। यदि दो वर्ब है और उसको कोई कंजंक्शन और या एंड से जुड़ा है, इसका मतलब दोनों सेम स्ट्रक्चर का होना चाहिए। तो यदि वेडिंग थ्रू है तो वो पासिंग थ्रू यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब इसमें भी देखिए ये क्या कह रहा है, नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स, इन द एंडिंग ही प्रूव्ड टू बी कॉमनली वर्चुअस एंड वाइज। अब आपको देखना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर एसबीयू, नो मैटर व्हाट अशोका डिड, Ashoka did in his earlier years, in the ending he proved to be commonly virtuous and wise। अब आप देखिए ये एंड है ना, जिस तरीके से दो टर्म जोड़ा, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। देखिए ये सब ध्यान रखना ही, पता चला इसमें एरर कहीं आ जाए। वर्चुअस एंड विजडम यदि दे देता तो फिर रॉन्ग हो जाता। तो वर्चुअस एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव एंड जो भी, चाहे वो एडजेक्टिव को, कंजंक्शन का काम होता है कोई दो सेम टाइप ऑफ टर्म को ऐड करता हो। तो एंड है या और है तो आप वर्चुअस है तो वाइज होगा। तो ये सब हम बता दिए, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। लेकिन एसबीओ में फिर हम लोग जाएंगे कि अशोका डिड हमको ठीक लग रहा है, ठीक है। ही प्रूव्ड V2 लगता है, ये प्रूव टू बी, क्योंकि पूरा पास्ट की बात कर रहा है। नो मैटर कहते वो कोई बात नहीं है जो अशोका ने किया इन हिज अर्लियर ईयर्स, इन द एंडिंग ही प्रूव टू बी अनकॉमनली वर्चुअस एंड, लेकिन बाद में वो बहुत ही गुणवान और बहुत अच्छी काम के लिए प्रूफ किया अपने आप को। अब कॉमन सेंस लगे तो मेरा एसबीओ ठीक है। तो ही प्रूव टू बी अनकॉमनली वर्चुअस, तो ही प्रूव टू बी अनकॉमनली वर्चुअस होता है, भर के बाद टू के बाद V1 लगा। अनकॉमनली ये एडजेक्टिव, ये दोनों यदि एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब, यहाँ पे एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो ये एडवर्ब है, यहाँ भी ये ठीक है क्योंकि ये वर्चुअस और ये दोनों एडजेक्टिव है। तो ये पार्ट भी मेरा सही लग रहा है। नो मैटर व्हाट ये भी ठीक लग रहा है। अशोका डिड इन अर्लियर इन द एंडिंग, ये भी एक ग्रामेटिकल टर्म के रूप में ले सकते हैं। क्या हम लोग इन द एंडिंग कभी पढ़ते हैं? इन द एंड, एट द एंड ऑफ द डे, इन द एंड होगा नहीं, इन द एंडिंग। तो यहाँ पे आपको नाउन देना पड़ेगा। द जो लगता है उसके बाद कोई वर्ब का बिफोर या जेरेंडियल फॉर्म नहीं लेता, बिफोर नहीं लेते, तो इन द एंड हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर इस पार्ट में, मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सही था। फिर हमको एक्स्ट्रा पार्ट में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कहीं प्रीपोजिशन में एरर है क्या, कि किसी में एडजेक्टिव में, क्योंकि मेरा एडजेक्टिव दोनों था, ये सही था। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ठीक है। तो फिर एक्स्ट्रा पार्ट जो रेस्ट बचता है उसको हम लोग डील करके देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम लोग देखते हैं, फिर एसबीओ, मॉडर्न मेडिसिन has scored significant victories against both the, फिर एसबीओ मॉडर्न मेडिसिन्स, फिर हैज, फिर हो गया स्कोर्ड V3, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। क्या ऐसा है आपके पास? हाँ, मॉडर्न में हैज के बाद स्कोर्ड V3 तो है, लेकिन कॉमन सेंस फिर लगाएं आप, हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है? यदि ये मॉडर्न मेडिसिन्स की बात क्या है, ये प्लुरल है तो यहाँ हैज लगेगा नहीं, ये रॉन्ग है। इसका मतलब फर्स्ट में ही आप देख लें कि एसवीओ यदि मेरा ठीक, पहले तो एसवीओ में ही रॉन्ग हो जाता है, और यदि एसवीओ में रॉन्ग हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत आसानी से चीज को पकड़ सकते हैं। यदि ये पार्ट ठीक रहा फिर हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा पार्ट कौन कौन सा होता है। तो आप देखिए कि फिर 145 में कितने आसानी से क्वेश्चंस को, पहला ही पार्ट में आपका प्रेजेंट परफेक्ट में एरर था और वो तरीके। तो ग्रामर के लिए मेरा जो क्लास चल रहा है उसको भी आप लोग देखते रहें, ठीक ना, वो भी आपको बहुत फायदा देगा। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 146 है। अब 146 में हम लोग देखते हैं क्या है। If life existed on Mars, it is most likely to be in the form of bacteria buried deep in the planet's permafrost और lichens। अब इसमें देखते हैं कि
इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म। फिर वही बात, फिर हम लोग एसबीओ के रूप में देखेंगे हम लोग क्या ये एसबीओ ठीक होगा या नहीं होगा। फिर इफ कंडीशन वाला है, ग्रामेटिकल ग्रामर में आप पढ़े होंगे इफ कंडीशन, और नहीं तो मेरे क्लास को भी देख सकते हैं। इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, सब्जेक्ट है लाइफ, ठीक है, सब्जेक्ट है, एग्जिस्टेड V2 लगा हुआ है, ठीक है, ऑन मार्स ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक है। इट इज मोस्ट लाइकली टू बी, ये भी सही है, इट के बाद इज लगा हुआ है, सही है, इन द फॉर्म ऑफ वेरी डीप इन द, ये तो ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। तो इसका मतलब कि मेरा ये दोनों सब्जेक्ट भर मेरा ठीक है। फिर हम बताएं एक बात और, अभी भी हम बताएं कि जब भी आप एसबीओ ठीक कर ले तो थोड़ा टेंस एग्रीमेंट भी देख लेंगे, क्या कब की बात कर रहा है ये, आप कॉमन सेंस लगाइए, ये सेंटेंस कब की बात कर रहा है। तो इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, यानी अगर लाइफ मार्स पे एग्जिस्ट हो गया था, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ ये। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट है कि अगर मार्स पे लाइफ है तो ये ज्यादा, ये इट इज मोस्ट लाइकली, ये संभावना है द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वेरी डीप इन द प्लैनेट्स परफॉर्मोरस्ट एंड लिचन्स। तो वहां भी इस तरीके से बैक्टीरियल वेरी डीप होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहीं पे आप देखें टेंस एग्रीमेंट में ये खत्म हो गया, क्योंकि इफ लाइफ एग्जिस्टेड इट इज मोस्ट लाइकली, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, तो टेंस एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस जो है मार्स के बारे में बोल रहा है। यदि हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में ही, क्योंकि वो स्टेटमेंट होता है। आप किसी का बड़ाई करते हैं, बुराई करते हैं, अच्छाई करते हैं, तो वो सब प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं। किसी के बारे में बोलते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ टेंस है, जो कि आप मेरे टेंस के क्लास में, मेरे ग्रामर के क्लास में देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त काम करेगा उसमें। तो एनीवे, तो इसका मतलब इसमें 1 नंबर आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर एसबीओ, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन्ड इन द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड। आप कॉमन सेंस लगाइए कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहां पे एरर होगा। कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन, ये क्योंकि आप देखते होंगे ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इसका मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब, ये मॉडल वर्ब पहले आ जाता था। कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन, तो कैन इंडिया मेक सब, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन और फिर सब्जेक्ट होता है, और फिर उसके बाद V1 है, मेरा ये सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट सही हो गया। कैन इंडिया मेक इट टू अ पोजीशन और विल इट बी रिटेन द फास्ट, हाँ ये भी आप देखेंगे विल इट, ये क्योंकि अभी रिटेन्ड ऐसा होता है, ये पैसिव की बात कर रहा है, ठीक है। अब फास्ट ट्रेन ग्रो स्लो, ये तो एक टर्म है। इमेज इट ऑलवेज हैड, इसका हमेशा से इमेज रहा था। तो वही कह रहा है कि कैन इंडिया मेक इट टू लीडरशिप पोजीशन, क्या लीडरशिप पोजीशन में अपने आप को बना सकता है कि नहीं, और विल इट बी रिटेन द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो, या अपना इमेज जो है उसका कौन सा इमेज है कि फास्ट ट्रेन है लेकिन जा रहा है धीरे धीरे, इमेज इट ऑलवेज हैड हमेशा से रहा है। तो अब इसमें देखना है कि थोड़ा सा आप एक्टिव पैसिव के बारे में यदि आइडिया होगा, मेरा सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट ठीक था, ठीक है, लेकिन कैन इंडिया मेक इट, ये क्या है, एक्टिव में है, और विल इट बी रिटेन्ड नहीं, ये क्या है, इट किसके लिए आया, इंडिया के लिए, तो इंडिया विल बी, इंडिया को ही रिटेन किया जाएगा कि इंडिया रिटेन करेगी, तो पैसिव में रॉन्ग है, ये एक्टिव में होना चाहिए। तो आपका आंसर ये 2 नंबर। खैर ये एनीवे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव पे क्लास भी मैं लूंगा, उसको भी आप लोग देख लेंगे। ये सबसे टफ क्वेश्चंस में आ जाता है, क्योंकि बहुत को ये पता नहीं, क्योंकि विल इट बी रिटेन और विल इट रिटेन में बहुतों को पता ही नहीं चलेगा कि ये सही, इसका सेंस क्या देता है, नहीं, क्योंकि ये इंडिया को ही अपना लीडरशिप पोजीशन, तो इंडिया को ही रिटेन करना है, यानी इंडिया को रिटेन नहीं कर लेना है। विल ही बी किल्ड, विल ही किल में डिफरेंस है क्या, नहीं, तो उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर है। तो एनीवे ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ये आप स्टार बना के इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। फिर यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं, फिर एसबीओ, हमको सिर्फ एसबीओ देखना है। द प्रीस्ट
तो क्या कर रहा है, द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन itself the monopoly of scripture knowledge and interpretation of the same to its own advantage। अब आपको सीधा देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है नहीं है। फिर the priest class took upon itself the monopoly, यहाँ फिर सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट, द priest class ये हो गया सब्जेक्ट आपका, took हो गया verb, took upon हो गया verb, V2 हो गया, ठीक है, itself हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके लिए अपने के लिए दिया है the monopoly of spiritual knowledge and interpretation of the same to its आ गया इसका इसके लिए own advantage, ठीक है। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट भर मेरा ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा टर्म, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 हम लोग लगा सकते हैं, तो मेरा सब्जेक्ट भर ठीक है और उसके बाद ये सब ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली, क्या इसका मीनिंग क्या आता है? द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ, अपने आप पे लिया कि टुक इटसेल्फ, यहां टुक अपॉन नहीं आएगा, इसमें क्या होगा कि टुक इटसेल्फ, द प्रीस्ट क्लास टुक इटसेल्फ, टुक अपॉन नहीं होता है, टेक ऑन हो जाएगा, ये सब टुक अपॉन ये पैसिव में नहीं ले सकते। द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ, अपने आप पे लिया नहीं, टुक इटसेल्फ अपने आप को लिया, पर का सेंस नहीं आएगा इसमें, इसलिए यहां प्रीपोजिशन में एरर हो गया। अब आप देखिए मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक था, सब्जेक्ट वर्ब V2 लगा, ये क्या ये प्रीपोजिशन, हम बोले कि यदि सब्जेक्ट वर्ब ठीक रहे तो हमको प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव पैसिव, ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। बस आप देखिए इतना ही से आपका एरर रहता है, मोर और लेस 99% आपका यही पार्ट रहेगा। तो एनीवे इसका मतलब यहाँ पे अपॉन आपका रॉन्ग हो गया, तो आप एक नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड दैट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इंटरमीडिएट एंड दैट ही हैड नो फियर ऑफ पॉलिटिक्स। फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही सेड दैट, यहां तक सही है, एक सेंटेंस में ही थॉट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब, फिर वर्ब V2 आ गया, ठीक है मेरा, पॉलिटिक्स राइट, व्हेन के बाद फिर एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ही वाज स्टडीइंग, ठीक, इमीडिएटली, एंड दैट ही हैड नो फियर, ये सब्जेक्ट वर्ब। तो मेरा यदि सब्जेक्ट वर्ब ठीक है, सब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो टेंस एग्रीमेंट भी है, ही के बाद वाज लगता भी है, ही के साथ हैड के बाद आपका नाउन आप लगा सकते हैं, ये भी सब्जेक्ट, ये मेरा सही है, ये मेरा सही है, ही थॉट भी सही है और ही सेड सही है। तो इसका मतलब है फिर हम इसके बाद क्या बोले ठीक करने के लिए, चाहे प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एक्टिव पैसिव। तो ही सेड यहां तक हो गया, दैट हो गया, ही थॉट, फिर एक और प्रीपोजिशन आया ऑफ, क्या थॉट ऑफ ये लिख से बोलते हैं, आप सोचना है थॉट ऑफ होता है कि नहीं, थॉट ऑफ, थिंक ऑफ हम लोग बोलते हैं ना, थिंक ऑफ, तो ये सिर्फ वो एफ ऑफ होता है, वो डबल एफ ऑफ नहीं होता, तो यहीं पे रॉन्ग आपका रॉन्ग। अब आप देखिए कितना सिंप्लीफाइड मैनर में आप चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना जबरदस्त वे है सॉल्व करने का। आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ठीक कर लें, उसके बाद प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव पैसिव को आप देख लेंगे, बस आपका काम बनता चले जाए, टोटल क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, रेस्ट किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, अब इसमें भी देखना है वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कॉमन एरर मीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, व्हाइल प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड प्रमोट, अब क्या है, वुड आपका वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, व्हाइल प्रोविजंस, ये एक्चुअल में प्रोविजंस है आपका सब्जेक्ट, बहुत को नहीं पता रहता है कि क्या होगा सब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो प्रोविजंस एक्चुअल में व्हाइल प्रोविजंस वुड प्रमोट, वुड के बाद V1 लगता है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस, रिजर्वेशन एट जॉब शुड नॉट बी डिनाइड। तो अब मेरा इन द प्रोसेस रिजर्वेशन एट जॉब शुड नॉट बी, अब एक और सब्जेक्ट वर्ब है कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी डिनाइड। अब मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक है, प्रोविजंस के बाद वुड है, V1 है, ये वाला मेरा सही है, उसके बाद रिजर्वेशंस एट जॉब नहीं, एक्टिव हम बोले प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, रिजर्वेशन शुड नॉट बी डिनाइड, ये पैसिव में है मॉडल वर्ब शुड के लिए, तो पैसिव में हो सकता है रिजर्वेशन शुड नॉट बी डिनाइड, यानी रिजर्वेशन को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। तो ये चीज हो सकता है पैसिव में, ये हो सकता है क्योंकि हम बोले हैं एसवीओ जब ठीक हो जाए, तो ये पैसिव भी ठीक है, इसका पैसिव का सेंस दे भी रहा है मेरा, ये ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि
प्रीपोजिशन को, क्योंकि हम बोले हैं कि यदि सब्जेक्ट वर्ब का टेंस एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक हो जाए तो हमको प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब हमको देखना है। अब देखना है कि प्रीपोजिशन कहाँ है। वाइल प्रोविजन ऑन इक्वालिटी, प्रोविजन ऑन इक्वालिटी पर प्रोविजन की बात होता है, प्रोविजन के बाद ऑन लगता है, ठीक है। वो प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस रिजर्वेशन एट, यहाँ पे एट देखना है, क्या ये एट सही है। रिजर्वेशन एट जॉब्स, कॉमन सेंस लगा ये होता है कि नहीं होता है, और मीनिंग भी लगाते हैं। कॉमन जॉब के लिए रिजर्वेशन एक सेंस आ सकता है कि जॉब पर रिजर्वेशन की बात आएगा, तो रिजर्वेशंस इन जॉब्स बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन एट रॉन्ग है, क्योंकि अब फॉर लगाइए या एट लगाइए आप सेंस है, लेकिन इन जनरली सेंस आएगा, तो रिजर्वेशन इन जॉब्स शुड बी, तो ये कॉमन है, ये प्रीपोजिशन रॉन्ग होगा। अब देखिए फिर किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे एसवीओ ठीक हुआ, अब प्रीपोजिशन पे आ गए, मेरा सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन, गवर्नमेंट है रिपोर्टेडली मेड, ये हो गया। इट्स डिस्प्लेजर नोन पर्टिकुलरली ऑन द स्पीड स्ट्रेंथ विद विच द नेगोशिएशंस, फिर आ गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आर कंप्लीटेड। अब पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देखेंगे। गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड, सब ये हैज के बाद ये परफेक्ट में मेड भितरी लगता है, तो हैज के बाद भितरी भी है, और रिपोर्टेडली ये एडवर्ब है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ठीक हो जाना चाहिए, तो ये ठीक है। फिर यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, द नेगोशिएशंस आर कंप्लीटेड, द नेगोशिएशंस आर कंप्लीट किस में है, ये पैसिव में है, नेगोशिएशंस आर कंप्लीटेड। तो पहले इसको दो को ठीक कर लेते, क्या है, तो गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स डिस्प्लेजर नोन, एक थोड़ा सेंस भी लगा के पढ़ते चले जाएंगे कि गवर्नमेंट ने रिपोर्टेडली अपना डिस्प्लेजर, अपना नाखुशी को जाहिर किया है, पर्टिकुलरली ऑन द स्पीड एंड स्टेल्थ विद विच, वो स्पीड पर और स्टेल्थ विद विच द नेगोशिएशंस आर कंप्लीटेड, जिसकी वजह से नेगोशिएशंस को कंप्लीट किया जाता है। अब नेगोशिएशंस आर कंप्लीटेड का क्या सेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, तो प्रेजेंट का पैसिव यहाँ पे लगेगा। यदि आपको यहाँ पे कोई घटना हो चुका है उसकी बात कर रहा है हैज मेड, तो नेगोशिएशंस हैव बीन कंप्लीटेड होना चाहिए, क्योंकि जिस टेंस में रहेगा टेंस एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये तो हैबिचुअल सेंस का देता है, नेगोशिएशंस आर कंप्लीटेड, नेगोशिएशंस को कंप्लीट किया जाता है का सेंस। यहाँ पे क्या है, किया जा चुका है का सेंस यहाँ पे आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव के सेंस में आना चाहिए। तो यहाँ पे हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि आपका थर्ड नंबर में आपका आंसर होना चाहिए। तो ये देखिए एसवीओ को ही थोड़ा पर्टिकुलरली वे में सबसे पहले ठीक करना है, उसका सेंस समझना है, उसका एक्टिव पैसिव समझना है। एक्टिव पैसिव में भी पैसिव ही लगेगा, लेकिन वो क्या आर कंप्लीटेड, हैव बीन कंप्लीटेड में क्या डिफरेंस है, यदि ये सब नहीं पता रहा तो फिर बहुत दिक्कत, यहीं पे थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद यदि ये सेंस दे दे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसका सब कुछ हमको देख के, तब हम ये एक्स्ट्रा पार्ट को देखते हैं। अब आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ही आ रहा है, एक्टिव पैसिव में, टेंस एग्रीमेंट में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। फिर यदि नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखें तो फिर कहता है आप कॉमन से, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस विल एक्सप्लेन्स, आप बताइए कौन सा स्ट्रक्चर में आता है। आप यदि ग्रामर का यदि टेंस पढ़े होंगे तो किस टेंस में आता है। दिस हो गया, उसके बाद लगाया है विल, और विल के बाद का लगाया है V5। आप बताइए कौन सा ऐसा धरती पर स्ट्रक्चर है जो ये स्ट्रक्चर देता हो। दिस विल यहाँ V1 हो सकता है, V5 कभी नहीं हो सकता। दिस विल बी हो सकता है, लेकिन ये V5 नहीं, इसका मतलब यही पे रॉन्ग है। अब आप देखिए कितना आसान है, सिर्फ हम आपको आइडिया दे रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढने का। आई एम डैम श्योर आप 100% मार्क्स के कॉमन एरर में आप ला सकते हैं। यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ठीक रहा तो उसको लेकर के हम लोग चल सकते हैं। तो ये आप फिर क्वेश्चंस को डील करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग फिर देखते हैं। अब आप इसमें भी फिर वही बात सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करेगा। ही बिल्ट द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू द रूटीन्स एंड द थॉट ऑफ outlasting him would surely have given him the greatest joy। फिर he built the theater, क्या ये सही है? हाँ, ही के बाद V2 लगता है, द थिएटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। एज ए ट्रिब्यूट
ये ऑब्जेक्ट की बात हो गया रूटीन्स, एंड द थॉट ऑफ आउटलास्टिंग हिम, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। और वुड, तो वुड किसके लिए आएगा, फिर वही ही के लिए ही वुड है, वुड श्योरली हैव गिवन हिम, वुड के बाद वुड हैव के बाद आपका V3 लगता है, हाँ ठीक है, हिम द ग्रेटेस्ट जॉय। मेरा इसका मतलब है SVO ठीक है, क्योंकि वुड भी पास्ट की बात कर रहा है, बिल्ट भी पास्ट की बात कर रहा है, V2 दोनों V2 है, तो मेरा सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट सही है। ठीक, अब एक्स्ट्रा पार्ट के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो एक्स्ट्रा पार्ट, ही बिल्ट द थिएटर, ठीक है, यहां तक एकदम सही लग रहा है। एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटीन्स, अब आप बताइए इस टर्म का क्या मीनिंग आया। एक श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट का मतलब एक श्रद्धांजलि की बात होती है, एहसान की बात होती है। तो हिज रूटीन्स, आप बताइए रूटीन्स क्या होता है, रूट होता है, रूट्स होता है, ये रूटीन्स क्या होगा। इसका रूट मतलब जड़, यानी जहां मूल की बात करता है, तो अपने मूल के लिए ये थिएटर जो है ट्रिब्यूट क्या उसको अपने रूट्स के लिए आप रूट्स दे सकते हैं, या सिंगुलर देना चाहेंगे तो रूट देंगे। ये नाउन के, ये नाउन को आईएनजी लगा के वर्ब कैसे बना लेंगे, तो यहां पे एरर हो गया आपका। तो अब आप फिर देखें, एसवीओ मेरा ठीक हुआ, तो एक्स्ट्रा पार्ट में हमको देखना था। यदि ये ठीक रहता तो थॉट ऑफ आउटलास्टिंग हिम ये भी सोच लेते, फिर ग्रेटेस्ट जॉय के बारे में सोचते, लेकिन आपका रूटिंग्स होता नहीं। तो हर टर्म का मीनिंग और सेंस थोड़ा लेके चलना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस टफ होने के चांस होते हैं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। एज सेवरल स्टडीज शोज ओवर द ईयर्स, फिर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेवरल स्टडीज हो गया सब्जेक्ट, सोच हो गया आपका वर्ब, और उसके बाद ओवर द ईयर्स आपका ये सब एडवर्ब की बात कर सकते हैं, टाइम एडवर्ब। तो क्या ये सही है? यदि सेवरल स्टडीज आपका क्या है, प्लुरल है, और इसमें लगाया आपका V5, सोच जो होता है V5 होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्या यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसमें लगेगा? नहीं लगेगा, आपका यहीं पे रॉन्ग हो गया। ये सेवरल स्टडीज सो होगा, ना कि सोज। देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता चले जाता है, और आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं, और फिर हम इसमें क्या है फिर देखते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स विद जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया। अब इसका क्या सब्जेक्ट होगा? द मोस्ट इफेक्टिव मेजर। याद रखिए, टू कीप आवर रोड सेफ ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब ये हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। एक्चुअल में है द मोस्ट इफेक्टिव मेजर इज इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स विथ जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल। तो एक तो सब्जेक्ट वर्ब मेरा ये ठीक होता है, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर, और इज लग सकता है क्योंकि मेजर जो है वो सिंगुलर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेगा तो ये सिंगुलर है। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट, और कहीं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है विथ जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल नहीं है, तो इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ठीक है। अब हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट की तरफ देखें। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर हो गया, ठीक है, यहाँ एकदम सही लग रहा है। सबसे इफेक्टिव असरदार मेजर जो है टू कीप आवर रोड सेफ, अपने रोड को सेफ रखने के लिए, यहाँ तक भी ये टू कीप आवर सेफ ये भी पार्ट ठीक लग रहा है। इज वो क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, क्या ये सही लग रहा है कि नहीं? रूल्स का लागू करना। विथ जीरो टॉलरेंस, हम लोग जीरो टॉलरेंस टर्म भी सोचते हैं, एकदम जीरो टॉलरेंस के साथ होना चाहिए। टू एनी वायलेट रूल, कहते जीरो टॉलरेंस टू एनी, कि किसी के लिए। अब वायलेट रूल ये V1, आप कॉमन सेंस लगाए, यदि ये V1 है, कोई भी वर्ब जो है डायरेक्ट, मान लिया आप शब्द, हालांकि ये टू एनी सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये टू के बाद आया तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या हम ऑब्जेक्ट के बाद V1 इस तरीके से हम लगा सकते हैं? कभी नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट के बाद आप V1 लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है टू एनी को हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप वायलेट V1 लगा सकते हैं। टू एनी हु वायलेट रूल हो सकता था, लेकिन यदि वो हु नहीं लगाया है, इसका मतलब इसको जेरेंडियल फॉर्म में वायलेटिंग रूल करेंगे। टू एनी वायलेटिंग रूल, जो रूल को वायलेट करता है, तो यहाँ पे वायलेट V1 आपने लगा। कॉमन सेंस ऐसे भी रखना है कि V1 हम इस तरीके से किसी एनी, किसी नाउन के साथ, हम डायरेक्ट प्रोनाउन के साथ डायरेक्ट आप V1 इस तरीके से लगा सकते हैं? नहीं, अब वो भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, टू एनी की बात कर रहा है, तो यहाँ वायलेटिंग क्यों हो जाएगा?
अब यदि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या है, क्या आप कहता है द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज, तो आपका सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब इज हो गया। एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब ये है, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स विद जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेशन, मतलब एक ही सब्जेक्ट वर्ब है। तो ठीक है, पहले इसको हम लोग ठीक कर लेंगे, ये ठीक है कि नहीं। हाँ, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर ये नाउन है, इसका सब्जेक्ट इज होगा ही, मेजर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में लेते हैं। टू कीप आवर रोड्स ये नहीं है सब्जेक्ट, क्योंकि ये टू प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद कभी भी हम उसको सब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो मोस्ट इफेक्टिव मेजर ही सब्जेक्ट हो गया, इज इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स विद जीरो टॉलरेंस टू एनी। अब है कि रेस्ट पार्ट को हमको देखना, यदि मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक है तो हम रेस्ट पार्ट को देखेंगे। आप कहते हैं द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स, यहां तक सही है। टू कीप आवर रोड सेफ, क्या ये टर्म आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, हमारे रोड्स को सेफ रखने के लिए टू कीप आवर रोड सेफ, ये भी ठीक टर्म लग रहा है, इज हो गया। इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एक पार्ट है, वो क्या है, रूल का लागू करना, विथ जीरो टॉलरेंस के साथ, हाँ ये भी जीरो टॉलरेंस सुनते भी। आप फिर कह रहा है टू एनी वायलेट रूल, अब कॉमन सेंस लगे, क्या इसका क्या सेंस लगता है, ये यदि वायलेट है, ये V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या V1 हम डायरेक्ट कोई एनी, कोई प्रोनाउन ये सब के साथ लगा सकते हैं? यदि हम लगाएंगे, लेकिन ये प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। टू के बाद, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी टर्म आता हो उसको हम सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते। यदि ये सब्जेक्ट नहीं है तो V1 हम कैसे लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट वायोलेटिंग की बात है, वायोलेटिंग की बात करेगा ये। तो इस तरीके से हम लोग चीज को लेके चलेंगे। देखिए बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार करके रख सकते हैं। हम विथ जीरो, ये सब ऑब्जेक्ट है, टू एनी ये सब, लेकिन V1 जैसे लगा, हमको तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा। हम ऐसे V1 नहीं लगा सकते जब तक उसका सब्जेक्ट ना हो, और ये हम सब्जेक्ट एनी नहीं मान सकते, क्योंकि टू एनी लगा हुआ है। टू एनी इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी टर्म हो उसको सब्जेक्ट हम ले ही नहीं सकते। हाँ, इसको आप सब्जेक्ट बना सकते थे यदि हम इस तरीके से भी इसको ले, टू एनी हु वायोलेट्स या वायलेट्स, जो भी है, प्लुरल लगेगा तो प्लुरल या सिंगुलर जो भी है, वायलेट्स रूल, तो हु तो रहता नहीं है। यदि ये हु को हटाया है, इसका मतलब टू एनी, उसके बाद इसको जेरेंडियल फॉर्म V4 में हम लोग ले लेते हैं, वायलेटिंग। ये ग्रामर का सेंस आता है। तो इस तरीके से हम लोग चीज को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग। अब इस क्वेश्चंस में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। फिर देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड। अब फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमको कुछ नहीं देखना है। आई एम डैम श्योर यदि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना सीख गए, मतलब आप कॉमन एरर पे जबरदस्त पकड़ हो जाएगा। आप देखिए, सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड, क्या ये सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर्स एक्सेस, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या आपका सब्जेक्ट द सर्विस प्रोवाइडर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कैन नॉट स्टैंड ये वर्ब हो गया, क्योंकि कैन के बाद नॉट भी लगा है तो कोई बात नहीं, V1 लगा हुआ है, स्टैंड मतलब V1 है, मतलब मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सही हो गया। फिर और कहीं है सब्जेक्ट, हाँ इट है सब्जेक्ट, शुड है आपका मॉडल वर्ब, शुड हैव, ठीक है। शुड हैव के मतलब ये पास्ट में यूज करने के लिए कहते हैं। आप बीइंग, अब आप बताएं ये कौन सा स्ट्रक्चर है कि इट के बाद शुड हैव लगा हो, अब फिर आप क्या लगाएंगे, बीइंग, अभी फिर V3, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता? आप देखिए SVO, फिर गया ये SVO में गया ये। शुड हैव के बाद हमेशा शुड हैव बीन लगता है, ये पैसिव में, या शुड हैव प्रोवाइडेड। आप ये एक्टिव में है कि पैसिव में, ये आपको देख लेना पड़ेगा। तो इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड, ये पैसिव में होगा, तो शुड हैव बीन होना चाहिए। ये बीइंग, शुड हैव के बाद बीइंग, हैव कर लगने के बाद कभी भी थर्ड का ही फॉर्म आएगा, बीन आएगा, या डायरेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये बीइंग का भी होता है कोई स्ट्रक्चर क्या? शुड हैव बीइंग, फिर SVO में आ गया। अब आप देख सकते हैं
अब क्रक्स ऑफ द मैटर क्या हुआ, आप याद रखें एसवीओ में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहले ठीक करेंगे। ठीक करने का मतलब पहले इसको सब्जेक्ट वर्ब इज वाज वेयर ये सब ठीक है नहीं, फिर टेंस एग्रीमेंट भी एक बार देख लेना है। यदि पास्ट की बात करेगा तो पास्ट टेंस वाला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यदि प्रेजेंट की बात करें प्रेजेंट टेंस वाला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये टेंस एग्रीमेंट हो गया। तो यदि कहीं पे एसवीओ में एक्टिव पैसिव का चर्चा हो उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि मेरा एसवीओ हो गया। इसके बाद यदि ये ठीक निकला तो फिर हमको प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बस इस पे ध्यान देना है। आप देख लें 99% क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी इसको समझ पाए होंगे और इस तरीके से हम आपके सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस को डील करते चले जाएंगे। और ये जो एग्जाम जो होने वाला है ये ट्रिमेंडसली आपको फ़ायदा देगा और ये इसका फ़ायदा आप लोग उठाएं भी। फिर नेक्स्ट सेगमेंट को लेकर के हम लोग आएंगे और ये मेरा पूरा एक प्रीवियस ईयर का 200 क्वेश्चंस का जो टर्म है उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप 200 क्वेश्चंस में यदि आप 190, 180 सॉल्व करना चाहते हैं, इवन 195 भी पहुंचा जा सकता है, वो आपको हम बताएंगे लास्ट में किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन पहले आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लासेस मेरा है सबको आप देखते चले जाएं और फिर आपको हम बताएंगे कि एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्या करना चाहिए। ओके, आई होप यू हैव गॉट थ्रू ऑल द थिंग्स और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू।